नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के आज के हमारे मेहमान हैं इंदौर नगर भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणवी जी। गौरव जी ऊर्जावान व्यक्तित्व है, पूरा शहर जानता है। माहिल्या की नगरी में इतना कृतित्ववान नगर अध्यक्ष हम तो पहली बार ही देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इनकी कार्य करने की शैली है, छात्र राजनीति में पूरा शहर देख चुका है। इंदौर का एक ऐसा स्टूडेंट लीडर जो अब स्थिर भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर की कमान अपने हाथों में समेटे हुए। आपको पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सबसे माने जाने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन के दृष्टिकोण से आर्थिक राजधानी के बतौर पेशाने जाने वाले इंदौर शहर के महत्वपूर्ण अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि कई तरह की बातें होती है, लेकिन अपने कृतित्व से अपने आप को पिछले 4 महीने में जिस तरह से स्थापित किया है, वो भी तारीफ़ काबिल है। आज का दिन जो है राम जन्मभूमि अयोध्या में आधारशिला रखे जाने का दिन है। इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि की बातचीत करेंगे, आपके बाल्यकाल की बातचीत करेंगे, आपके एजुकेशन की बातचीत करेंगे, आपकी छात्र राजनीति की बातचीत करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने छात्र राजनीति में नाम कमाया है, लगातार हुए उपचुनावों में पार्टी के लिए जिस तरह से काम किया है, जीवटता के साथ काम किया है, काफ़ी चर्चाओं में रहा है। आज आपके मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई? देखिए, मैं छात्र राजनीति जीवन में जब मैंने गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया जी, तो उस दौर में विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते फिर धीरे धीरे कॉलेज में काम चालू किया, कॉलेज इकाई के अध्यक्ष से काम चालू किया, फिर छात्रावास प्रमुख ऐसा जवाबदारी मेरे पास रही। फिर मैं इंदौर में विद्यार्थी परिषद का महानगर का मंत्री रहा, विभाग का संयोजक रहा, विश्वविद्यालय में कई जवाबदारियां रही, प्रदेश स्तर पे भी कई जवाबदारियां रहीं। इस तरह आप कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद। लेकिन गौरव जी, आपके भीतर हमने कुल बुलाहट सी देखी है। हमने आपका बचपन से जैसी व्यक्ति युवा अवस्था की ओर केवल कदम भर ही रखता है और तभी से आपकी एक्टिवनेस शहर में देखी गई है। अलग अलग हिस्सों में आप सक्रिय रहे, अलग अलग कृतित्ववान लोगों से मिलते रहे। जो भी समाज में काम करना चाहता हो, राजनीति में काम करना चाहता हो, उन सभी लोगों से आपने संपर्क साधने की कोशिश की और किसी न किसी से कुछ ना कुछ गुण जरूर लिया है। लोगों के विचार सुने, किन के विचारों से आप प्रभावित हुए और भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व प्रसिद्ध संगठन या यूँ कहे कि सबसे बड़े संगठन के दामन थामने में आप कामयाब रहे? देखिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत कुछ सीखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विद्यार्थियों में काम करने की वो यूनिट है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उस नाते जितना सीखा समझा, समाज कार्य, राष्ट्र कार्य करने की जो मुझ में प्रेरणा है, वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते। जिस तरह से कहा जाता है कि आरएसएस यानी संघ जो है व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करता है, और कहीं ना कहीं आप मूल प्रतीक के रूप में देखे जा सकते हैं। जिस तरह से आपके विचार है, संघ के विचार, एबीवीपी में जो एक सीख मिलती है संगठन के प्रति समर्पण की, पार्टी के प्रति संगठन की, या फिर यूँ कहें कि एबीवीपी में रहते हुए जिस तरह से छात्र आंदोलन को सिलसिलेवार करने की, कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी जिस तरह से आपने पूर्ण किए, वो सीख कहाँ से मिली? हम लोग जब छात्र राजनीति जीवन में थे जी, तो इंदौर विश्वविद्यालय में कई तरह की कठिनाइयाँ जी, बिल्कुल सही कहा। इंदौर विश्वविद्यालय आप देखेंगे तो बहुत बड़ा पूरा इंदौर का संभाग लगता है। लगभग 4.5-5 लाख विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। जी, मैं जिस कॉलेज की छात्र राजनीति करता था, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी होलकर कॉलेज, वहाँ लगभग अगर पूरा कैंपस मिला लें तो 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार छात्र वहाँ पे पढ़ते। बिल्कुल। तो लगातार कई समस्याएं उस दौर में रहीं, चाहे वो कभी हॉस्टल फीस की समस्या रही हो, चाहे वो कभी जनजातीय छात्रों को जो उनका खाने का भत्ता है, उनकी स्कॉलरशिप है, उनके अधिकार की बात रही हो, चाहे कभी कुलपतियों द्वारा मनमानी करने की बात रही हो। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते हम लोगों ने लगातार उसमें संघर्ष किया और उस दौर में कई आंदोलन भी ऐसे खड़े हुए जिसका परिणाम ये हुआ कि कई कुलपतियों को यहाँ से जाना पड़ा। तो छात्र शक्ति क्या होती है, इसका अनुभव भी मुझे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते हुआ। बहुत गजब का व्यक्तित्व था आपका एक छात्र राजनीति के बतौर देखा जाए तो। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि जब भी किसी आंदोलन को आप हाथ में लेते थे तो उसकी एक यूँ कहे कि बारीक पीसने वाली बात कहे यूँ
कि उसकी पूरी की पूरी आप समरी अपने पास में रखते थे, और जब भी आप अधिकारियों से भिड़ते दिखते थे या कुलपति से चर्चा करते हुए दिखते थे तो उसके गुण दोषों को काफ़ी अच्छे से रखते थे। एक अच्छे डिबेटर, अच्छे वक्ता होने का आपको राजनीति में काफ़ी फ़ायदा मिला है। ये ट्रेनिंग क्या आपको बाल्यकाल से मिली हुई है या फिर विषयों को पढ़कर आपने अपने आप को इतना सहेजा है, समेटा है, सवेरा है, पॉलिश किया है? देखिए, मेरा एक स्वभाव है कि कोई भी विषय को पहले मैं पूरा समझ लेता हूँ। से आप अगर छात्र आंदोलन की भी बात करें तो हम लोगों में कभी भी कोई व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, सामूहिकता से निर्णय होता था। हम उस पर पहले समझते थे कि ये सही है कि नहीं, छात्र जो बात कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, मुद्दा ठीक है कि नहीं। फिर जब लगता था कि हाँ ये छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो उसमें फिर हम लोग भिड़ते थे, और जब भिड़ते थे तो पूरा विद्यार्थी परिषद का हमारा सारा इंदौर महानगर की हमारी टोली, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन आंदोलनों में जब भी हम लोगों ने आंदोलन किए तो परिणाम स्वरूप आंदोलन रहे, चाहे वो अजीत सिंह शेरावत रहे कुलपति, उन्हें हटाने की बात हो, भागीरथ प्रसाद रहे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उनसे भी कोई विषय पे हमारा जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते हम सब लोगों का जब कोई डिस्कशन हुआ तो वो उसको परिणाम स्वरूप आंदोलन रहे हमारे, जब भी रहे। बिल्कुल कही कहा, और एक योग सहयोग की बात भी रही कि जब भी कुलपति रहे तो वो ऐसे कुलपति रहे जो सामान्य तौर से लोगों से कहीं ना कहीं दूरी बना के रखते थे। छात्र नेता भी इतने अपरिपक्व हुआ करते थे कि वो अपनी बात को सही तरीके से कुलपति के समक्ष नहीं रख पाते थे, लेकिन भाग्य था इंदौर शहर के छात्रों का, यूँ कहे कि आप जैसा कर्तृत्ववान युवा उस दौर में छात्र राजनीति कर रहा था, और ऐसे बड़े अफसरों के सामने जो कि विभिन्न बड़े बड़े पदों पर बैठने के बाद में कुलपति की कमान देवी विश्वविद्यालय में संभालते थे, और उनसे भिड़ने का आपको काफ़ी मौका मिलता था और आप अपनी बात को मनवा कर ही रहते थे। ये गुण कैसे, कहाँ से मिला था? देखिए, बात मनवाना, जब हम सही रहते हैं बिल्कुल तो हम में एक आत्मविश्वास रहता है, और जब विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ते हुए मुद्दे विषय हमारे सही थे, इसलिए हम लोग उसमें परिणाम की चिंता नहीं करते थे। कई बार जेल भी गए, बहुत सारे मुकदमे भी लगे छात्र नेता होते हुए, मगर फिर भी मैंने जैसे कहा कि लगभग हमारे सारे आंदोलन परिणाम कारक रहे, क्योंकि सामने से छात्रों के साथ अन्याय होता था, सामने से गलतियां होती थी, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते, छात्र नेता होने के नाते हम उसको पुरजोर तरीके से उठाते थे और उसका परिणाम भी आता था। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं छात्र राजनीति से थोड़ा सा और पीछे लौटना चाहूँगा, क्योंकि देखा जाता है कि आप एक महाराष्ट्रीयन परिवार से, महाराष्ट्रीयन परिवारों के लोगों का एक अलग तरह का जीवन शैली होता है, और कहीं ना कहीं वो धारा के विपरीत चलने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, अपने आप में रहने में ज़्यादा पसंद करते, अपने संस्कारों को जीना चाहते, जो उनके बड़ों से सीख मिली केवल उन्हीं चार दीवारी में रह के वो उसे पूरी करते। लेकिन आपका एक हमने व्यक्तित्व देखा, निडर वाला, दबंग व्यक्तित्व, आखिर ये आपको कहाँ से कैसे मिला? क्या बाल्यकाल से आपको माता पिता की ओर से ही कोई सीख मिली है कि हमें सत्य की राह पर चलना है, ऐसे रास्ते पर चलना है जो जिनके साथ अन्याय होता है, जो लोग निराश्रित रहते हैं, जिनकी कोई बात नहीं सुनता, उनकी बात, उनकी आवाज़ बनकर आगे बढ़ना है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं एक बहुत ही साधारण महाराष्ट्रीयन परिवार में जन्मा पला बड़ा हूँ। हमारे घर में कोई भी राजनीति में नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा। मेरी माताजी स्कूल में शिक्षिका थीं, पिताजी नौकरी करते थे, हमारे दादाजी भी नौकरी करते थे, तो हमारा पूरा परिवार बड़ा सामान्य परिवार रहा। मगर मुझ में शुरू से ही है, बचपन से ही मुझे लगता था कि ये गलत है अगर, और वो उसको कहने की हिम्मत शुरू से रहती थी। अगर उसमें कितना भी बड़ा समूह है सामने, तो भी मैं कहने की हिम्मत शुरू से रही है, शायद यही कारण रहा। आज बतौर आप नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इंदौर कार्यरत हैं, लगातार काम कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, भारी अपनत्व के भाव के साथ मिलते हैं, लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि आपने कब पाया अपने व्यक्तित्व में लीडरशिप का गुण, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है मैं आज भी लीडरशिप का गुण नहीं बना पाया हूँ अपने अंदर। हमारे यहाँ इंदौर में एक बहुत ही गरिमामय राजनीति क्षेत्र के लीडरों की परंपरा है, मगर हाँ, कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जवाबदारी दी है अध्यक्ष की, तो मेरी ये जवाबदारी बनती है कि जो भी कार्यकर्ता मुझसे मिलने कोई विषय लेके आता है, उसको सुन के उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसको परिणाम तक पहुँचा सकूँ, उसके विषय को, वो जो भी, क्योंकि सामान्यतः कार्यकर्ता
नगर अध्यक्ष से जो अपेक्षाएं लेके आता है बहुत छोटी छोटी होती हैं। बिल्कुल सही तो कहा। उस विषय को सुनते हुए, संगठन भाव को समझते हुए मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं मैं तो ये भी कहूँगा कि जिस तरह से आप जैसे जो युवा लीडर्स है वो छात्र राजनीति करते हैं, और कई बार देखा जाता है कि छात्र राजनीति में ही उलझ के रह जाते हैं, विवादों में पड़ जाते हैं, लेकिन आप एक ऐसी अनूठी बिरली शख्सियत कहलाएगी जो कि छात्र राजनीति तो काफ़ी पुरजोर तरीके से की आपने, लेकिन विवादित मुद्दों को उठा के भी निर्विवाद रहे। ये क्या कौन सा गुण है आप में? देखिए, मैंने जैसा कहा कि विवादित मुद्दे तो खूब उठे, बिल्कुल सही कहा। खूब आंदोलन भी हुए, खूब बड़े प्रदर्शन आंदोलन भी भी हुए, खूब कईयों बार कश्मकश जेल वाले- भी जाना बिल्कुल, पड़ा। जी। मगर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि हमारे जितने संगठन के, चाहे विद्यार्थी परिषद के हमारे वरिष्ठ रहे हों, उन्होंने मुझे कार्यकर्ता के नाते गढ़ने का काम किया। जी। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बना, तो उस समय हमारे संगठन के जो वरिष्ठ हैं उन्होंने मुझे लगातार गढ़ने का काम किया। बिल्कुल सही कहा। और आज भी मैं जहां बैठा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक सामान्य परिवेश से आया हुआ कार्यकर्ता आज भाजपा के नगर अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। तो हमारे सारे प्रचारक, हमारे संगठन मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सारे सीनियर लीडर्स, ये लगातार कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम करते हैं। उसी का एक परिणाम मैं भी हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं मैंने जो पाया है आपके व्यक्तित्व के भीतर, आपने अपनी उपयोगिता काफ़ी सिद्ध की है। और दूसरी ओर यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या आरएसएस संघ से जुड़े बड़े लीडर्स हो, उन्होंने सब ने आप में कुछ ऐसा देखा है कि आपको वो सारी जिम्मेदारियां मिली कम उम्र में, जो शायद ही दूसरे किसी पॉलिटिक्स करने वाली, इच्छा रखने वाले व्यक्तित्व को नहीं मिलती है। आपको हमने बार बार देखा, जहाँ जहाँ कठिन चुनौती वाली विधानसभा सीटें हुआ करती थी वहाँ प्रचार करते देखे गए, पूरे प्रदेश भर में देखा गया आपको, साथ ही मालवांचल में आपकी काफ़ी सक्रियता देखी गई। आप उन विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई दिए, उन क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई दिए जहाँ आप जैसे युवा नेता का ना दिखना सामान्य सी बात थी, लेकिन वहाँ भी आप दिखाई दिए। आखिर बहुत सारे मोर्चों पे चुनौती के साथ डटते हुए काम करना, क्या यही आपकी सफलता का राज है? नहीं, देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम करने का तरीका है। इस पार्टी को ऐसे ही या पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं कहा जाता। बिल्कुल सही कहा। हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। जहाँ लगता है कि कार्यकर्ता की ज़रूरत है, इसको लगता है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते झाबुआ जाके काम करना है तो झाबुआ में काम लिया। लगता है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते बड़वानी जाके काम करना है तो बड़वानी में काम लिया। तो हम लोगों को लगातार, मैंने जैसे कहा कि सिखाने का और गढ़ने का काम हमारे संगठन में लगातार चलता है। ये उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। इसमें दिखाई दे रहा है आज। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार चली और उसके बाद शिवराज जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और उसी के तत्काल बाद आपको नगर अध्यक्ष बतौर कमान सौंप दी गई, कहीं ना कहीं ये इंदौर शहर माल्या की नगरी के लिए काफ़ी अच्छा एक संदेश भी रहा कि ऐसे कोरोना काल में जब उम्रदराज लोग एक्टिव नहीं हो सकते थे, ऐसे समय में गौरव रणधीर जी युवा ऊर्जा के साथ में इंदौर नगर की कमान संभाली। और साथ ही इंदौर वासी जब लॉकडाउन के दौर से गुजरे और जब उन्हें ऐसा लगा कि अब लॉकडाउन अनलॉक के दौर में आ चुका है, तो ऐसे स्थिति में उनके दुकान, उनके घर, उनको जो अधिकार मिलना थे वो सारे के सारे आपने दिलवाने की कोशिश की। आपने एक एक व्यक्ति की बात को सुना और जिला प्रशासन और बाकी जो कमेटियाँ थी उन तक पहुँचाया। ये एक अनूठा कार्यकाल कहलाएगा कोविड-19 का पिछले 3 से 4 महीने का, कि मुझे नहीं लगता कि पिछले किसी अध्यक्ष को इस तरह काम करने का मौका मिला जो आपको काम करने का मौका मिला है। किस तरह लेते हैं इस कार्यकाल को आप? देखिए, जैसे ही मेरी जब घोषणा हुई तो कोरोना पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में और हमारे इंदौर में बहुत विकराल रूप ले चुका था। बिल्कुल, वैश्विक महामारी के रूप में आया। वैश्विक महामारी के रूप में आ चुका था। और आप देखेंगे कि इंदौर की स्थितियां ऐसी थी कि हम लोगों ने उसी समय प्रवासी मजदूरों का पलायन चालू हो गया। जी। हमारे यहाँ से हजारों हजार की तादाद में प्रवासी मजदूर गुजरने लगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया। हम सारे कार्यकर्ताओं ने लग के कैसे बाईपास पे इंदौर का एक नया स्वरूप देखने को मिला। इंदौर की जनता, इंदौर के लोग, प्रवासी मजदूरों को उन्होंने अपने घर जैसा अनुभव दिया। जिसको जैसा बना, किसी ने जूते बांटे, किसी ने सब्जियां बांटी, किसी ने ग्लूकोज बांटा, किसी ने दवाइयां बांटी। तो ये इंदौर था। इस कर्तव्य में आपका कितना योगदान, किस तरह की भूमिका थी, किस तरह से आपने लोगों को जोड़ा और कहा कि इस तरह से भी हम सेवा कार्य कर सकते हैं? पूरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी लगातार बाईपास पे लगे रहे। उन्होंने कहीं जूते,
वितरण करने का काम, कहीं पे फल वितरण करने का काम, कहीं पे दवाइयों का। हमारे सांसद शंकर लालवानी जी, हमारे विधायक, सारे विधायकगण, चाहे रमेश मेंदोला जी हों, आकाश विजयवर्गीय जी हों, सुदर्शन गुप्ता जी हों, मालिनी गौड़ जी हों, मधु वर्मा जी हों, जीतू जिराती जी हों, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, पार्षद, मंडल अध्यक्ष, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता लगातार लोगों की सेवा में लगा रहा है। बिल्कुल सही कहा। और अब चूँकि कोविड-19 में आपने जो कार्य किया है, लगातार इंदौर के मीडिया ने बताया और लगातार आप एक्टिव रहे, इस बात को सब लोग इग्नोर भी नहीं करेंगे कि नगर अध्यक्ष बतौर आपने काफ़ी मेहनत की, हर मोर्चे पर डटे रहे, कंधे से कंधा लगाकर। कई बार आप जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी दिखाई दिए, जन समस्याओं की, जनता की बात को उन तक पहुँचाया, उनको राहत भी दिलवाई। आज जब राम जन्मभूमि अयोध्या में आधारशिला रखी जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, पूरा देश साक्षी बना हुआ है, सभी की आंखों में एक विशेष चमक देखी जा रही है, वही चमक आपकी आंखों में भी है। कितना अच्छा लगता है कि अपन नगर अध्यक्ष रहते हुए इतना बड़ा काम हो रहा है जो इतिहास में पूजा जाएगा। आज हम सब के लिए गर्व और गौरव का दिन है, पूरे हिंदू समाज के लिए गर्व और गौरव की अनुभूति है। लगभग 500 साल का ये संघर्ष समाप्त हुआ है, कई पीढ़ियां खप गई प्रभु श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर देखने के लिए। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने आज उस भूमि पूजन को किया है और कार्य आरंभ आज से भव्य दिव्य मंदिर का होगा। तो राम हम सब में हैं और सब दूर राम हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारे प्राण प्राण में राम बसते हैं। तो आज तो इस अनुभूति को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कहीं आपको रोमांचित करते हैं वो दृश्य, वो नज़ारे, जिस जमाने में राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर हुआ करता था, आप बाल्यकाल से कहीं बढ़ती उम्र की ओर आ रहे थे, घर में दिलो दिमाग में किस तरह का जज्बा हुआ करता था, थोड़ा सा सुनाएंगे किस तरह के आंदोलन से आप जुड़े थे? हम लोग हमने उस अनुभव को, मैं छोटा था मगर समझदार था, तो राम जन्मभूमि आंदोलन को क्षणे क्षणे बढ़ते हुए और सब लोगों को देखा है। हमने कार सेवकों को भी देखा है जी। हमने प्रभु श्री रामलला का मंदिर भव्य दिव्य बने उसके लिए एक बड़े, चाहे वो माननीय आडवाणी जी हों, चाहे श्रद्धेय सिंह अशोक सिंघल जी हों, चाहे हमारे सारे संत आत्मा हों, हमारी दीदी माँ हों, उमा भारती जी हों, हमने बचपन से इन लोगों के भाषण और वो सब सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। लगातार कार्यकर्ता के नाते, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, तो फिर हमने उस आंदोलन का हिस्सा भी बने। आंदोलन का हिस्सा बने तो नहीं कह सकते, मगर हमने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष उस रूप से आंदोलन को देखा है, जिया है। और आत्मविश्वास आज कोटि कोटि प्रणाम करता होगा श्री रामचंद्र जी के चरणों में कि आज हम सौभाग्यशाली हो गए कि एक अच्छा बड़े दायित्व के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी की आधारशिला, उनके मंदिर के बनने का कार्य आज से शुरू हो गया है। बहुत अच्छी बातें कर ली गौरव जी बने। अब थोड़ी सी उल्टी बात कर लेता हूँ। गौरव जी जब से अध्यक्ष बने बहुत ही धीर गंभीर, सौम्य, असाधारण व्यक्तित्व झलका रहे, लेकिन उस गौरव जी को भी हमने देखा है करीब से कि जब वो चलते थे तो तूफान की तरह आते थे, हवा की तरह चले जाते थे, अपनी एक धमक के साथ पहुंचते थे, और जब किसी के टेबल पे जाके हाथ रख देते थे तो पता चलता है कि कोई युवा ऊर्जावान लीडर हमारे सामने खड़ा है। नगर अध्यक्ष रहते हुए काफ़ी परिवर्तन आपने पिछले 4 महीने में किया। उस दौर को कैसे याद करते हैं आज, जब कभी दिमाग में आता है कि 4 महीने पहले तक या फिर साल भर पहले तक हम छात्र राजनीति में जब काम करते थे तो किस तरह से काम करते थे, युवा मोर्चा में जब काम करते थे किस तरह से काम करते थे, चुनावों में जाते थे तो कितनी निडरता और दबंगता के साथ में विरोधी खेमे के कबीलों में घुसते थे और वहाँ विरोधियों के वोटों को समझा बुझा कर अपना बना लेते थे। क्या कहेंगे? देखिए, हर दायित्व के साथ काम करने का बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, तरीका अलग होता है। बिल्कुल सही कहा। छात्र राजनीति जीवन में काम करने का एक अलग तरीका था, युवा मोर्चा काल में काम करने का एक अलग तरीका था, आज ये जो नया दायित्व है इसके साथ काम करने का एक अलग तरीका है। आप ऐसे देखा जाए तो संगठन के नगर अध्यक्ष है कि संघ के नगर अध्यक्ष है, किसके नगर अध्यक्ष है? क्योंकि आपका कृतित्व और आपके विचार तो संघ के करीब पाते। संगठन की यदि बात करें तो संगठन में भी आप 100% सेट होते, फिट बैठते। मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ और विचार परिवार
के विचार और हम लोग भारतीय जनता पार्टी विषय के लिए काम करने वाली पार्टी है, व्यक्ति के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। तो लगातार आप देखिए, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं नगर अध्यक्ष के नाते जब मुझे दायित्व मिला तो हमारे सारे वरिष्ठ नेता, बिल्कुल सही कहा, आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, हमारे सांसद जी, हमारे सारे विधायकगण, सबने सामूहिकता से हर काम में मुझे स्नेह दिया जी, मेरा प्रोत्साहन किया जी। और जहाँ मुझे कठिनाई आई मैंने मेरे वरिष्ठों से बात की, उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में काम करने का तरीका। यूँ भी देखा जाए गुरुजी तो पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया का युग है, डिजिटल मीडिया का युग है। तो पार्टी भी समझती है, पार्टी के सीनियर्स भी समझते हैं कि उन्हें किन लोगों को आगे बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं उनकी सोच सार्थक और सही साबित होती है जब आपको नगर अध्यक्ष की कुर्सी पर हम जैसे लोग बैठा देखते हैं। क्योंकि अब युवाओं का ज़माना है, पूरा देश युवाओं के जोश के साथ आगे बढ़ना चाहता है, नवाचार हो रहा है, हर तरफ नवाचार हो रहा है। कोविड-19 के काल के बाद तो सभी लोगों का एक ही सोच है कि हम स्टार्ट करेंगे, जीरो से करेंगे और कुछ नया कर जाएंगे। ये भारत भूमि और इसमें सकारात्मकता अध्यात्म से आती है। आप कितना आध्यात्मिक हैं? मैं पूर्णतः आध्यात्मिक हूँ। ईश्वर में और अध्यात्म में मेरी अटूट श्रद्धा है जी। और आपने सही कहा कि ये नवाचार का दौर है। बिल्कुल सही। और भारतीय जनता पार्टी नवाचार को बहुत जल्दी अडॉप्ट करती है। आप देखेंगे कि अगर बड़ी बड़ी करोड़ों की तादाद में वर्चुअल रैली अगर किसी ने की है तो हमारे नेताओं ने की। बिल्कुल सही कहा। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने का काम अगर कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ। तो चुनौतियों में अवसर को खोजना ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और हम सब कार्यकर्ताओं का स्वभाव है। बिल्कुल। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी नवाचार को बहुत जल्दी अडॉप्ट करती है। यदि बात की जाए 3 माह के शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो क्या क्या नवाचार आप जैसे युवा व्यक्तित्व नेतृत्व के हाथों में आने के बाद देखने को मिलता है इंदौर जैसी नगर इकाई में? देखिए, नवाचार के नाते आप जैसा मैं कहूँ कि कोविड-19 के दौर में मतलब एक नई चीज़ हमारे लिए भी थी। संगठन के काम के अलावा एक अतिरिक्त काम ये था कि पूरे शहर की, चूँकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बिल्कुल सही, हम लोग सरकार में हैं, नगर अध्यक्ष होने के नाते लोगों का, सामान्य जन का ये विचार था कि उनकी परेशानियाँ और एडमिनिस्ट्रेशन की राय, इसके बीच में सेतु बन के काम करने का हम लोगों ने काम किया। हमारे सारे माननीय विधायकगण, हमारी जिसे क्राइसिस कमेटी नाम दिया गया। और जो आपने पूर्व में पूछा कि शहर भी धीरे धीरे खुलता चले जाए, स्वास्थ्य का भी हम लोग ध्यान रख पाएँ, इस तरह की नई चीज़ें थी हमारे लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। मगर हम लोगों ने उसको जल्दी से अडॉप्ट करते हुए कैसे शहर हमारा सामान्य परिस्थिति में आ जाए, ये एक नवा। फिर कार्यकर्ताओं से मैं मंडल स्तर तक के, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मैं भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर चुका हूँ। तो इस तरह लगातार कुछ ना कुछ देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। इसके पीछे एक ही भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार आगामी वर्षों की प्लानिंग करता है। एक चुनाव होते हैं, जीत का जश्न मनता है और अगले चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहे, शीर्ष नेतृत्व कहे, जुट सा जाता है। एक ब्लूप्रिंट हमेशा उनके हाथों में होता है और उनका लक्ष्य केंद्रित होता है, गोल तय होता है कि हमें ये करना है। आप जैसा हायर एजुकेटेड नगर अध्यक्ष जब बनता है तो आपने क्या आपके कार्यकाल के दौरान गोल तय किए कि मुझे ये अचीव करना है, ये संगठन के लिए अचीव करना है, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए करना है, युवाओं को पार्टी से जोड़ना है? किस तरह का पूरा एक ब्लूप्रिंट आपके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है कि मुझे इस दिशा में कार्य करना है और कहीं ना कहीं अपनी अमिट छाप नगर अध्यक्ष रहते हुए छोड़ना है? देखिए, हमारे इंदौर नगर का जो संगठन है जी, बहुत अद्भुत। पूर्व में भी हमारे यहाँ जो काम हुए हैं, इंदौर नगर एक आदर्श मध्य प्रदेश में माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने यहाँ से संगठन किया है, माननीय मोघे जी, हम माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय सुमित्रा महाजन जी, ऐसे अनेक नेता इंदौर नगर ने निकाले हैं। तो उसी तारतम्य में कार्यकर्ता के नाते मैं भी कुछ थोड़ा बहुत जोड़ सकूं, ये मेरे प्रयास रहेंगे। और निश्चित तौर पे युवाओं का दौर है, कैसे सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी संतुलन बनाते हुए
युवाओं को नीचे से निकाल के संगठन के काम में मैं लगा सकूं, इस योजना में भी मैं लगातार लगा रहूँगा। चलिए एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। हालांकि आप नगर की कमान संभाले हुए, लेकिन आपका वजूद हम जानते हैं युवाओं में, और नगर अध्यक्ष बतौर कहीं ना कहीं लोगों का जो आकर्षण आपके प्रति है, खासतौर से बात करना चाहते हैं उपचुनाव के सागर में। नाक की सीट है, सिंधिया और दिग्विजय सिंह के आमने सामने होने की सारी पूरी उम्मीद है। कहीं कि आप जैसे लोगों की मेहनत ही अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को कायम रख पाएगी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह सीट का परिणाम आएगा उपचुनाव का, किस तरह की स्ट्रेटजी है? हालांकि चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। सांवेर उपचुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी सर्वाधिक मतों से जीतेंगे। आज तक के जितने मतों से वो पहले कभी जीते हैं उससे सबसे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। उसका कारण है कि लोगों ने ये समझ लिया है कि 15 महीने की एक तो कांग्रेस की कुशासन की सरकार, 15 साल की माननीय शिवराज जी ने जो शासन दिया है, लोगों को संबल दिया है, लोगों के लिए काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस सरकार की जब तुलना करेंगे। दूसरा, लोग ये जानते हैं कि तुलसीराम सिलावट जी ने त्याग किया है। तुलसीराम सिलावट जी जब कांग्रेस छोड़ के आए तो लोगों के खातिर लोक हित में ये निर्णय लिया गया, इसलिए तुलसी सिलावट जी अपने जीवन के सर्वाधिक मतों से सांवेर चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से सांवेर चुनाव जीतने। बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीत पाएगी, लेकिन तुलसी सिलावट जी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के पीछे आए, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे बीजेपी में आए हुए। और आज भी जब भी उनके भाषणों को हम सुनते हैं, उनके कहे को सुनते हैं, तो उनका कहा समझना एक तो बहुत मुश्किल होता है, कहना क्या चाहते हैं। दूसरा, अपनी ही पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही प्रश्न चिन्ह लगातार उठा रहे हैं। हालांकि संगठन क्षमताशाली है, यूँ कहेंगे भारतीय जनता पार्टी में यही एक अच्छा ही है, प्लस पॉइंट है कि व्यक्ति नहीं संगठन चुनाव लड़ता है। हो सकता है कि संगठन जहाँ भी इंटरेस्ट लेता है, संघ जहाँ इंटरेस्ट लेता है, आप जैसे कृतित्ववान कार्यकर्ता युवाओं की फौज के साथ में जुड़ जाते हैं तो वहाँ जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे कृतित्ववान युवा जो लगातार पिछले 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछाते, कुर्सी लगाते, पंखा चलाते, साफ़ सफाई करते, ऑफिस मेंटेन करते, आप जैसे लोगों के जगह इतने 24, 25, 27 विधायक एक साथ भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के आगे? देखिए, ये निर्णय जो है, इस निर्णय को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी सही है और कांग्रेस गलत है जी। ये निर्णय है। कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे, जब हम लोग चुनाव लड़ने गए थे तब नारा था माफ़ करना महाराज, हमारे नेता तो शिवराज। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जी। और जैसे ही वो जीते ज्योतिरादित्य जी को दरकिनार कर दिया। ये वो सारे नेता हैं ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में जो बात उठाते रहे कि किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए, युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, जो हमारी बहनें हैं जिन्होंने छोटे छोटे माइक्रो लोन लिए हैं उनके लोन माफ़ करने की आपने बात की, वो लोन माफ़ होना चाहिए। तो जब ये लगातार सारी बातें नहीं मानी गई तो कांग्रेस की झूठ, भ्रम और भ्रामक प्रचार के खिलाफ ये लोग हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे भारत में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा हमने दिया है, तो जो हमारे परिवार में शामिल होगा वो हमारे लिए शिरोधार है। और अब वो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, इसलिए हम सब एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे। ये 5 अगस्त के बारे में कुछ बता सकते हैं कि 5 अगस्त का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या योग सहयोग है? जो पिछले बार 370 5 अगस्त को हटी, इस बार 5 अगस्त यानी आज अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर राम जी का मंदिर बनने की आधारशिला रखी गई, इसलिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगली 5 अगस्त पे क्या होने वाला है। कभी इस पे चिंतन किया आपने? नहीं, ये मुझे लगता है एक संयोग मात्र है, मगर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि पिछली 5 अगस्त को धारा 370 जो हमारे देश के इतिहास में कलंक के तौर पे मानते हैं, उसको हटाने का काम हुआ। आज इस 5 अगस्त 2020 को प्रभु श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बने, इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आज से भूमि पूजन हो गया, तो निश्चित तौर पे आने वाले 5 अगस्त को भी इसी तरह का कोई अच्छा हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार स्मार्ट होने के साथ साथ युवा होते जा रही है। आपको देखकर तो हमें लग ही रहा है कि स्मार्ट भी हो रही है और युवा भी लग रही है।
50 का क्राइटेरिया कहा जा रहा है आगामी नगरीय निकाय चुनाव में, चर्चाओं में काफ़ी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े लोग ऑन कैमरा ऐसी बातें करने से बचेंगे, लेकिन वाकई आपको ऐसा लगता है कि वाकई व्यक्तिगत रूप से यदि आप कुछ कहना चाहें कि वाकई भारतीय जनता पार्टी को अब युवाओं के हाथों में लाना चाहिए, उन्हें एज ए जनप्रतिनिधि बतौर प्रोजेक्ट करना चाहिए, जिस तरह की चर्चा हो रही है कि 50 पार वालों को नगरीय निकाय चुनाव में टिकट नहीं दिए जाएंगे? देखिए, ऑफिशियली इस तरह की कोई चर्चा नहीं है जी। मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता योग्य है। हमारे सीनियर कार्यकर्ताओं का अनुभव बहुत हमें मिलता है, उससे संगठन को बहुत फ़ायदा भी मिलता है और निश्चित तौर पे युवाओं का भी योगदान रहना चाहिए। तो युवाओं को, सीनियरों को, सबको साथ लेके समन्वय करते हुए जो भी होगा वो अच्छा होगा, परिणाम कारक होगा और अंत में चुनाव जीतने वाले योग्य कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। चलिए, गुरुजी ने हमसे खूब सारी ढेर सारी बातें की, अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महारथी के बतौर हर फील्ड में आपकी एक अलग से पकड़ है। इंदौर शहर को आप जैसा नगर अध्यक्ष मिला है भारतीय जनता पार्टी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपना दीर्घ कार्यकाल पूर्ण करें और इसी तरह माहिल्या की नगरी, जिनका फोटो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगा है, मुझे लगता है एक संगठन क्षमता वाली लेडी जिसे देश दुनिया में पहचाना तो जाता है, उनका नाम लेना भी पुण्य का काम होता है और आपने उन्हें अपने सर माथे पर बैठाया है, तो कहीं ना कहीं अच्छा कार्य होगा, अच्छी सद्बुद्धि मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपने हमसे चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।